अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसान। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो कराची का सुना है कि तूफ़ान जो है वहाँ पे समुद्री तूफ़ान वो काफ़ी करीब आ चुका हुआ है। वहाँ पे इनखला की कोशिशें की जा रही हैं। अल्लाह करे और आप भी दुआ करें कि ये मामला जो हैं वो उस हद तक ना पहुँचे कि अनकंट्रोलेबल हो जाएँ। तो और पहले हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो वो कराची को वो बाईपास करके निकल जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो इस तरह भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान के लोगों को इस तरह की किसी मुसीबत से बचाए। दूसरी तरफ ये हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी पेशियों के ऊपर पेशियाँ चल रही हैं। आज भी आपने पढ़ा होगा कि वो एक पेशी पे गए हुए थे मुख्तलिफ अदालतों में, तो उसका भी तजिया करने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन जा कहाँ पर रही है। और साथ साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो कुछ नाराज़गी उनको लाहक हो गई है और वो दुबई चले गए। दुबई क्यों चले गए हैं, ये भी मामला चल रहे हैं। सियासी सतह पे क्या हो क्या रहा है, इसका भी तजिया करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट ये हुई है कि नेशनल असम्बली ने एक करारदाद पास कर दी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश की है, कि जिसमें कहा गया कि 9 मई के जो लोग हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हम इन चीज़ों को टैकल करेंगे और कैसे कैसे ये हालात को दुरुस्त किया जाएगा, इसका ज़रा तजिया करते हैं। और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हैदर मेहदी साहब। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मिजाज हाल है जनाब, खैरियत से? मैं तो ठीक हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आज तो पता चला कि आपके ऊपर कोई केस भी हो गया है और अब आप सर्टिफाइड सर्टिफाइड जो है ना वो आप डिसेंट वालों में से हो गए हैं। और ये केस आज जो है वो आपके ऊपर भी हो गया है, वजाहत पे भी हो गया है, और किस पे हुआ है, राजा आदिल राजा साहब पे हुआ है। तो इस पे क्या डिटेल्स क्या मिल रही हैं जी? ये वैसे सीरियस ही मतलब ये क्यों यहाँ तक नौबत आन पहुंची है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो खैर बात जो है, इसरार भाई, वो केसेस तो मेरे पर पहले भी थे। ये पहली दफ़ा इन्होंने इसको अनाउंस किया पब्लिकली और जानबूझकर अनाउंस किया है कि दहशत फैले लोगों में, ख़ास तौर पे जो बाहर बैठ के कर रहे हैं। और ये उसी की कड़ी है जो इन्होंने एक खबर चलाई थी कि जी 500 से ज़्यादा लोगों के जो फॉरेन पाकिस्तानी हैं उनके नाम हमने कर लिए हैं, जब वो पाकिस्तान आएंगे उनको अरेस्ट करेंगे। इस तो एक तो ये उसी की एक कड़ी है। तो हम तो एक जो कहते हैं ना, वी आर जस्ट स्मॉल कॉग्स इन दैट प्लान, जो इनका ये अपना इरादा है, जो प्लान है, जो ये कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को किस तरह काबू किया जाए। बाहर में जो डायस्पोरा है जो इतना मुतहद हो चुका है, मुतहर्रक हो चुका है, जिसके पार्लियामेंट्स के अंदर जाके अब वो सेनेटर से मिल रहे हैं, वुज़रा से मिल रहे हैं, दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, या जो है कैनेडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे जाके मिले। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल पाकिस्तान जी जी, नॉर्थ डॉक्टर्स अमेरिकन एसोसिएशन, हाँ जी जी, एसोसिएशन फिजिशियंस के। ऑफ नॉर्थ अमेरिकन फिजिशियन। उनका एक डेलीगेशन गया जी मसूद साहब के पास, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर है। जी, उनका खत मुझे फॉरवर्ड किया अपना वालों ने। उस खत में उन्होंने कहा कि जी हम मिलने गए, हमने मसूद साहब से पूछा कि हम ये सुन रहे हैं कि ये आपकी हुकूमत कोई 500 लोगों की फहरिस्त बना रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसमें बेशतर डॉक्टर्स हैं और अमेरिका में हैं। हमें बताएं इसके अंदर कितनी सदाकत है। तो मसूद साहब ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल मन घड़त है, ये रूमर है, ये झूठ है। हुकूमत कोई इस किस्म की नहीं बना रही लिस्ट, किसी का नाम उस लिस्ट में नहीं है, आप रेस्ट अश्योर्ड रहें। ये उन्होंने इस डेलीगेशन ने अपना वो एक लेटर बयानिया बना के उन्होंने पूरे अपने जो 25-27 हजार उनके मेंबर्स हैं उनको भेज दिया। वो मेरे पास भी आए। अब इससे दो चीजों का पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि ये पब्लिकली एडमिट नहीं कर रहे, तो बिहाइंड द सीन जाके ये कह रहे हैं कि जी हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है। पंजाब के आईजी पुलिस ने कहा कि जी आएंगे, जरा ये अपना वो ले तो लें, हमसे सर्टिफिकेट तो लें, फिर हम बताएंगे इनको ये बाहर कैसे जाएंगे। और ये मेरे खिलाफ केस, और शाहीन साहब भाई साहब के पास, आदिल के साथ, वजाद के साथ, हमारा तो केस उन्होंने ऑफिशियल कर दिया। लेकिन मसूद जो एम्बेसडर मसूद हैं, जो कि आपको पता है बड़े सीनियर डिप्लोमेट है, आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, भी रहे हैं। और इनको बनाया भी इमरान खान ने था यहाँ पर एम्बेसडर। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो ये इनके खौफ का पता चलता है
कि ये पब्लिकली नहीं एडमिट कर सकते कि जी ये पब्लिकली कर रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर जो लोग हैं जो कि मेरी हिफाज़त के लिए मुझे वो अ, बताते रहते हैं, उन्होंने बहुत तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना आप बिल्कुल बेफ़िक्र हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है और एटसेट्रा, एटसेट्रा और भी बड़ी बात है कि वो मैं इस वक़्त नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता। ठीक, ठीक। तो ये तो आप इसको एक उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। दूसरी आपने जो बात की थी और एक मैंने कहा जी मेरे लिए इस हुकूमत से और इस नासूर नुमा आर्मी चीफ जो कि इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमें पता है 10 अक्टूबर को ये डीजीआईएसआई बना था, 9 अक्टूबर 2022 को इसको रिटायर होना चाहिए था। उसकी तरफ से अगर ये कार्रवाई हुई है ना, तो मैं इसको ना एक बैज ऑफ ऑनर समझता हूँ। मैं इसको निशाने हैदर के करीब समझता हूँ। मैं इसको एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समझता हूँ। मैं इसको अपने लिए और अपने आने वाले मेरे जो ख़ानदान, मेरे जो औलाद आएगी, जो मेरी पुश्तें चलेंगी ना, ये मैंने उनको कहा है। मैंने कहा है ये जो है ना, ये ऐसा ही है जिस तरह बड़े-बड़े जो हम उसके ख़ैर करीब तो हैं ही बिल्कुल नहीं, लेकिन जो बड़े-बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे ना अपने मुल्क के अंदर, हाँ, जिन्होंने जिहाद किया था, बर्बरियत, फ़ैसिज़्म, टोटलिटेरियज़्म के एक बहुत ही वायलेंट हुक्मरानों के, तो मैं भी उनकी एक छोटा-सा अदना चूंटी हूँ जो कि उस सफ़ में शामिल हो जाऊँ। तो ये एक ग्रैंडफ़ादर स्टोरी है मैंने अपने बच्चों का जो आप अपने ना अपने अपने नवासों-नवासियों बच्चों को, को। अपने पोते-पोतियों को, लेकिन बच्चों लेकिन को आपको सुनाएँ। लीगल रिकोर्स तो लेना पड़ेगा ना? आपको वहाँ पे जी, कोई जी। अटॉर्नी वगैरह का कुछ जी, बंदोबस्त उसका करना वो पड़ेगा। मैंने पहले भी लिया था जब केस था, तो उन्होंने कहा था जी इसका सिर्फ़ एक तरीका है कि आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। आपको कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। कोर्ट से फिर आपको प्रोटेक्टिव बेल ले ली दी जाएगी। फिर आपको ये केस लड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइट द केस। वो वो खत्म नहीं करेंगे। फिर मुझे उसने लॉयर ने कहा कि लेकिन नदी साहब आप पाकिस्तान मत आएँ। आपको ये हाँ, एयरपोर्ट से बाहर तक निकलने में आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो आप जो है ना मेहरबानी आपको एज़ सून एज़ यू गेट ऑफ द एयरक्राफ्ट दे आर गोइंग टू अरेस्ट यू और आपका पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं तो चलेगा। जब वक़्त आएगा इसको भी हम निपटेंगे, ठीक, इसको भी हम ठीक। भुगतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा इंशाल्लाह। ज़रा थोड़ा-सा ये ज़रा मुझे बताएँ कि एक तो ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी थी, उसके उन्होंने ओहदेदारान का भी ऐलान कर दिया, जिसमें हुँ, उन्होंने अलीम साहब जो हैं उनको बना दिया प्रेसिडेंट और अब वो चले गए हैं लंदन और लंदन यात्रा पे ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होगी। हुँ, अब जो सूरत हाल बन रही है इसमें हम जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये है कि जो लोग छोड़ के गए थे वो दोबारा कांटेक्ट कर रहे हैं इमरान खान को कि हुँ। हमें वापसी का कुछ ना कुछ जरा इशारा दें और हम वापस आना चाहते हैं। क्या रहा है ये सियासी तौर पे जो खेल खेला गया था वो क्लिक नहीं हुआ या फ़ेल उसमें फूट फ़ेल पड़ गई है, क्या हुआ क्या? फ़ेल हो गया। आई थिंक जो ज़रदारी गया दुबई वो अपना अ, जो क्या कहते हैं अपनी जो कंसल्टेशन है और प्लान बना रहे हैं, बिकॉज़ उनको बहुत खौफ है कि यहाँ तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो। अब तो सुना है कि वो 3-3 4-4 किलोमीटर तक की पिकिंग अप है। पहले तो कहते थे 700 गज़ से आपकी आवाज़ उठा लेते थे। अब कहते हैं हाँ। कि चंद किलोमीटर तक के हालात हैं, तो ये किसी को ट्रस्ट नहीं करते। अपने बंदे को भी नहीं ट्रस्ट करता कि यार वो जो मेरे लिए मेरी मेरी शाम की जो अ अ, श वो श शहद है ना मेरा शाम का, वो जो मेरा शहद जो शाम का लेने वाला आता है, पता नहीं वो उसने ही कोई आला ना लगाया वो। तो ये एक तो गया करके इसके अंदर जो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, वो ज़रदारी को हुई है। ज़रदारी समझ रहा था कि वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, इस जो ये नई चीज़ बन रही है, वो इलाक नहीं हो सका। इसका जहांगीर तरीन को पता है कि ज़रदारी के साथ अगर वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ना, तो वो तो जो अभी भी डेड ऑन अराइवल है, तो वो डबल डेड ऑन अराइवल होगी। तो अब ये जाके वहाँ जाके कंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इसको मैंने इस तरह मैनेज क्या करना है। जो जहांगीर तरीन गया है लंदन, वो भी बिल्कुल एक ऐसे हैं कि 2 मुर्दे जो हैं आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हम ज़िंदा कैसे हों, हम साँस कैसे लें। जहांगीर तरीन ने बहुत ही बड़ी देखिए, गलती की है हर इंसान इसरार भाई
वो कहता है ही राइजेस टू हिज लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। वो एक बड़ा फेमस ये है, मर्फीज लॉ है या पता नहीं क्या, एवरीवन राइजेस टू देयर लेवल ऑफ हाँ ना, इनकॉम्पिटेंस। वो मर्फीज लॉ। अपनी उस लेवल तक पहुंचते हैं जहां पर वो नाअहल हो जाते हैं। जहांगीर तरीन ये उस लेवल पर पहुंचा है जहां वो नाअहल है, ठीक है ना। जहांगीर तरीन व्हीलर डीलर था, पैसा बहुत था, ऑर्गेनाइज आदमी बहुत है, ब्रिलियंट माइंड है, हाँ लेकिन उसके पास ये जो करिश्मा है, ये पार्टी को चलाना है और इस किस्म की जोड़ तोड़ करना, ये उसके अंदर सलाहियत नहीं है। जब उसको मिली तो आपने देखा, आप सोचें अलीम खान जैसा बंदा पार्टी का प्रेसिडेंट, ओन चौधरी जैसा घटिया आदमी पार्टी का सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, आमिर क्यानी जैसा बिल्कुल ही हाँ, एक गलीज इंसान पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी डिप्टी सेक्रेटरी। ओन चौधरी को पेट्रन इन चीफ भी कहा है, मुझे पेट्रन समझ नहीं चीफ आती नहीं, कि पेट्रन चीफ का वो स्पोक्समैन होगा। पेट्रन चीफ तो खुद जहांगीर तरीन है ना। अच्छा, पेटर स्पोक्समैन हाँ होता है, चल मैं समझा ये हाँ, खुद है। तो वो पार्टी का भी स्पोक्समैन होगा और पेट्रन का भी स्पोक्समैन होगा। मैं ना जरा थोड़ा सा ये एक अपना इसकी ख्वाजा आसिफ की बात करने के बाद ना, आई जस्ट वांट टू ड्वेल ऑन द केस अ लिटिल बिट, कि इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करना है इसरार भाई, कि ये इन लोगों ने हमें हमारे ऊपर केस किया क्यों, ये प्रॉब्लम क्या है, अ, और हम नाराज क्यों हैं? मैं नाराज इतना क्यों हूं? मैं इतना वोकल क्यों हूं? बिटर बिटर मैं भी है। और लोग कहते हैं कि आप बिटर मैं हैं। मैं गुस्से में क्यों हूं? बिटर नहीं हूं, हाँ, गुस्सा गुस्से में। है। बिटर नहीं है, बिटर क्या होना, गुस्सा है। और वो मैं समझाना चाहता हूं क्यों, बिकॉज और वो मैं थोड़ी मैं खास तौर पे ये बात मैं अपने उन रिटायर्ड फौजियों से, खास तौर पे जर्नलों से, जिन्होंने बहुत ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज किया था, रिटायर्ड जो है, कि ये जो है ये फौज के खिलाफ बात करते हैं, मैं उनके लिए बात करूंगा। लेकिन ये मैं ख्वाजा आसिफ का आपको बता दूं, ख्वाजा आसिफ ने जो रेजोल्यूशन पास किया ना, रेजोल्यूशन इज हाँ, मीनिंगलेस ना, इसकी कोई इसका ना कोई वक़्त है, ना इसकी कोई वैल्यू है, ना इसकी ये कोई, बाइंडिंग है। ना ये बाइंडिंग है, इसकी कोई लीगल वैल्यू भी नहीं है, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट अ मॉरल वॉइस के जी हमने जी पर एतजाज ऐसा ने बड़ा मुफस्सिल, बहुत डिटेल्ड इसके ऊपर हाँ, एक अपनी बातचीत की थी, प्रेस आपने कॉन्फ्रेंस सुनी की भी, थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसने कहा कि जिसको बैन कर दिया गया था वो ऑन एयर नहीं जाने दी गई थी। अच्छा, उन्हें नहीं जाने दी गई। तो हाँ, उसमें उन्होंने फरमाया कि जनाब इन साहब को कौन एडवाइस कर रहा है, ये मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बन सकते। कोशिश की 2015 में नवाज शरीफ में, जिसकी वजह से सजाद अली शाह के ऊपर अटैक हुआ, आपको पता है, बिकॉज उसने इसको किया। तो ये जब वहां फैसलाबाद में गया तो किसी ने कहा जी इस बंदे ने ना है ना मेरे बंदे पकड़वा दिए। तो 2017 में स्पेशल आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ी, 21वीं 21st कॉन्स्टिट्यूशनल में, जिसमें इजाजत दी गई कि जी को आप कर सकते हैं। वो हुआ बिकॉज 2014 में एपीएस का वाकया हुआ, उसके आड़ के अंदर ये हुई। 2 साल का सनसेट क्लॉज था, 2017 में खत्म हुई। फिर आपको एक और दफा दी गई, वो फिर 2019 के अंदर खत्म हुई। विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये मिलिट्री कोर्ट नहीं चल सकते। लेकिन जिस तरह पहले भी शायद आपसे जिक्र किया था किसी और से, मैंने कहा फिजिकल पावर इनके पास है, बंदूकें हाँ, इनके पास है, धौंस इसके पास है, बदमाशी इनके पास है, फस्तायत इनके पास है। इनके पास से मतलब है आसिम के पास है, वो मिलिट्री कोर्ट बिठा भी सकता है, लोगों को जबरदस्ती बिठा के वो उनको ट्राई भी कर सकता है, उनको सेंटेंस भी कर सकता है, उनको कैद भी दे सकता है, खुदा ना खास्ता कोई और सजा ना दे दे। लेकिन ये स्टैंड अप नहीं करेगा कोर्ट में, ना आज करेगा ना बाद में करेगा इनके जाने के बाद। ये सबसे ग्रोस वायलेशन है, जो कि ब्लेटेंट ब्रेजन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की है। ये आर्टिकल 6 के ऊपर इनकी ये ढेर लगाते जा रहा है आसिम मुनीर अपने ऊपर। और जो भी इसका हुक्म मानेगा उसके ऊपर है, बिकॉज हमारा सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी का पता नहीं 17 मेंबर बेंच था या 15 मेंबर बेंच था, उसने बड़ी क्लियर एक रूलिंग दी हुई है। उसने कहा है, ये असगर खान के केस में उसने कहा है, कोई फौजी अफसर जो गैर कानूनी हुक्म मानेगा वो उतना ही गिल्टी होगा। ये न्यूरमबर्ग ट्रायल की जो है ना लेगेसी से उन्होंने कहा कि वो हाँ, उतना ही जिम्मेदार होगा उस कानून के खिलाफ वर्जी करने के, जितना जिसने उसको ऑर्डर दिया है। तो आज जितने जर्नैल
नदीम अंजुम हो गया, बाबर इफ्तिखार हो गया, CGS साइद, जो लोग भी गैर कानूनी हुक्म मान रहे हैं आसिम मुनीर के और उनकी तायद कर रहे हैं, चाहे वो मेजर है, कर्नल है, कप्तान है, ब्रिगेडियर है, सारे के सारे वायलेटिव हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो सारे के सारे आर्टिकल 6 के अंडर आएंगे और सारों के सारे पोटेंशियली सजाए मौत है सारों की। इसमें तो कोई, इसमें इफ एंड बट नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इज नाउ लॉ, ठीक है ना जी। दूसरी उन्होंने कहा था कि ISI जो है ये बिल्कुल किसी भी सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकती किसी सियासी पार्टी के, और जो भी लेगा ये गैर कानूनी है। तो उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन चूंकि स्टैच्यूज पे पड़ा हुआ है वो ऑर्डर, इसकी होगी। ये एक विशेष सर्कल है वायलेंस का, इसरार भाई, जो हो गया। वो विशेष सर्कल क्या है? आसिम मुनीर इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। आसिम मुनीर के पास ऑप्शंस नहीं रहे। उसने जितने हरबे इस्तेमाल करने थे इमरान के खिलाफ केस करने के, इमरान को अरेस्ट करने के, इमरान की पार्टी को तोड़ने के, इमरान की पार्टी से 100-150 बंदा निकलवा दिया, 30,000 बंदा जेल में डलवा दिया, घरों से माओ बहनों बेटियों को उठवा के उनकी इज्जतें लुटवा के उनको बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया, उनके खानदानों को शर्मिंदा कर दिया। अब इसके बाद आखिरी ऑप्शन क्या है कि ये को 5-10 हजार बंदा मार दे और इमरान खान को मार दे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। ये इसके बाद आखिरी ऑप्शन है। ये उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से पहले ये जितना ज्यादा इसके खिलाफ रिटेलिएशन हो रहा है बाहर, जो मैं, आप, शाहीन सबाई, आदिल राजा और लोग हम जो कर रहे हैं, जिससे आवाजें पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलने शुरू हो गए, लोगों से उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वी आर अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, चाहे वो लिप सर्विस ही दे रहे हो, लेकिन बयान आ गया, ठीक है ना, साउंड बाइट आ गया। उसको पाकिस्तान में ये उससे ज्यादा दहशत फैला रहा है कि जी मैं किसी तरह काबू कर लूं। ज्यादा दहशत फैला रहा है तो ज्यादा आवाज खड़ी हो रही है। अब ये विशेष साइकिल जो है ना, ये इसको फीड कर रहा है, ये दबाना चाहता है, ये फोर्स और करना चाहता है। जितनी ज्यादा ये फोर्स कर रही है उससे ज्यादा वो आवाज और ऊपर हट रही है। तो इसके पास अब ये आखिरी हरबा रह गया है। और मुझे किसी ने कहा कि जी इज इमरान खान सेफ? मैंने कहा जी इमरान खान इज सेफ एज लॉन्ग एज आसिम मुनीर इन असेसमेंट वो समझता है कि मैं इमरान के को अगर मैं कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा अरेस्ट करके, या इसको वो करके डिस्क्वालीफाई करके, या इसको कैद करा के, या इसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करा के, या खुदा ना खास्ता इसको और कोई नुकसान पहुंचा के, उसका जो फॉल आउट है उसको मैं संभाल सकूंगा कि नहीं। अभी तक उसकी असेसमेंट है कि वो नहीं संभाल सकेगा, डिस्पाइट जो उसको बताया गया कि जी 40,000 से ज्यादा लोग नहीं, कुछ नहीं होता। तो सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आदमी इसलिए नहीं कर रहा, वरना इमरान खान के खिलाफ ये बहुत पहले मूव कर चुका होता। ये मूव इसलिए नहीं कर रहा, इसको नहीं, और ये वीक होता जा रहा है, दिन ब दिन वीक होता जा रहा है। फौज के अंदर सीनियर लेवल्स पे बहुत ज्यादा चैटर हमें सुनाई देनी शुरू होगी, अब खुल के चैटर सुनाई देनी शुरू होगी। ये उनके ऊपर भी क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन इसके हाथ से स्लिप हो रही है। नदीम अंजुम जो है ना जी, चुप करके बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि ये आदमी इतना बदनाम हो जाएगा ना कि इसको कोई फटका देगा, और ये जब इसको कोई फटका देगा, हटा देगा ना, तो मैं सामने आके आर्मी चीफ नियाब बन जाऊंगा, और या शायद आमिर बन जाए। तो वो बल के चुप करके ना ये सारी जो ही हुक्म देता है, इसको पकड़ लो, कहता है हाँ जी, वो कहता है एक बंदा पकड़ो, ये 10 बंदे पकड़ता है। ये जानबूझकर इतना ज्यादा दहशत फैलवा रहा है ISI के थ्रू कि लोग आसिम मुनीर को और गालियां दे जो कि दे रहे। तो ये एक सिनारियो इस वक्त है जो कि आसिम मुनीर, सर मैं आपको बताऊं, आसिम मुनीर एक हफ्ता आगे नहीं सोच रहा, एक हफ्ता आगे नहीं, 2 हफ्ते आगे, 3 हफ्ते। ये बिल्कुल ये जो डेली वेजेस वाली है ना कि आज क्या करें, इसको पकड़ लो, इसको बंद कर दो, उसको पकड़ लो, इसको बंद, इनको पता ही नहीं है कि लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में पाकिस्तान कहां जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम की सोच कहां जा रही है। वक्ती तौर पर अगर ये काबू भी कर रहे हैं, लोगों को डरा भी दे, धमका भी दे, उसका जो रिएक्शन जब भी होगा ना इसरार भाई, वो बहुत खतरनाक होगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, ये हमें कहते हैं ना इंसाइटिंग टू म्यूटिनी,
ओ भाई हम इनसाइड, मैं तो तुमको कह रहा हूं कि म्यूटिनी हो जाएगी अगर तुम ये हरकतें करोगे। उस म्यूटनी को रोको, उस फौज के अंदर स्प्लिट को रोको, उस भूखे नंगे लोग जब इतनी ज्यादा अफरात-ए-ज़र बढ़ जाएगी, महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी, वो जो क्रिमिनलिटी है वो एनार्की में ना कन्वर्ट हो जाए। अब वो इस्लामाबाद के अंदर भी डकैतियां शुरू हो गई, फोन स्नैचिंग शुरू हो गई। जाहिर है लोग तो वो तो इंतजार कर रहे होते हैं ना इस तरह के लोग, उनको तो एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर मिल गया। अच्छा, लेकिन इमरान के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि देखिए ना, एक तरफ ये है कि एक शदीद प्रेशर उनके ऊपर है कि जनाब जो कुछ भी क्रैकडाउन हो रहा है, दूसरा हम देख रहे हैं कि जो ये जो पार्टी में से स्प्लिट हो रही है, लोग निकल रहे हैं, वो भी जाहिर है कि एक प्रेशर है। तो क्या इमरान से ये सोच रहा है कि हमें थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, या इमरान कुछ और सोच रहा है? फ्यूचर उसकी क्या, किस स्ट्रेटजी के तहत वो अपना आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे वो? इसार भाई, अगर आप इमरान की आप अप्रैल 2022 से लेकर आज तक देखें ना, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे चल रहा है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? इलेक्शन। उसकी और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है ना। वो ये जरदारी की तरह इधर जोड़ इधर तोड़, अच्छा कुछ लो कुछ दो, नहीं। कुछ उसकी, वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर अब वक्त आ गया है कि कानून सुप्रीम होगा, आइन सुप्रीम होगा। आइन कहता है इलेक्शन होंगे, इलेक्शन करें। मैंने डिसॉल्व की, आप लोगों ने नहीं मानी, चलो ठीक। मैंने असेंबलियां इसी डिसॉल्व की कि जी आप इलेक्शन कराएं। लोग कहते हैं जी डिसॉल्व नहीं करना चाहिए था, अपनी हुकूमत रखनी चाहिए थी, कम कुछ तो काबू करता। कुछ भी ना होता, कुछ नहीं सर, कुछ ना होता। आप सोचें इसकी हुकूमत की मौजूदगी में FIR नहीं करवा सका। इसका होम मिनिस्टर पंजाब का हाशिम डोगर था, लोटा, जो अब सबके सामने आ गया। इसका मिनिस्टर मुराद रास था। सारे यही बंदे थे ना, फवाद चौधरी था ना, सब थे ना सर, ये सारे थे। तो इसने, ये लोग समझते नहीं है कि इसने अगर आप इसको चाल गए, ये तो कहते हैं ना कि उसने कहा कि उसने ही पुट दिस कार्ड्स ऑन द टेबल कि ये है भाई, आओ अब खेल लो गेम। इसकी एक ही है, वो है कि जी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे। मुल्क में सियासी ठहराव आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद हम मईशत की तरफ हम चलेंगे। मईशत के लिए इसके पास बहुत प्लान है। अब तो मुझे भी पता चल गया ओवरसीज पाकिस्तानी कितने उनके प्लान्स हैं। कोई $10 बिलियन के फंड की बात कर रहा है, कोई $20 बिलियन के फंड की बात कर रहा है, कोई कह रहा है जी प्राइवेटाइजेशन से हम 8 बिलियन की हम प्रोसीड करेंगे। पीपल आर रेडी विद देयर मनी, ठीक है ना, एकदम इंजेक्ट करने के लिए इकोनॉमी में कि उसको कुछ संभाला है। तो इसका वो, इसके पास शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्लान भी है, और इसको अल्लाह करे इसको दगा ना दे जाए लोग जो उसको बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है नहीं करेंगे, लेकिन वो देखेंगे कि इमरान एक मजबूत हुकूमत के साथ है, तो इमरान उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उस सिलसिले में मैं नहीं समझता कि ये जो लोग वापस पार्टी में आना चाहते हैं ना, मां सवाए चंद, अगर शीरीन मजारी कहती है, या मलिका बुखारी कहती है, या मुसर्रत चीमा कहता है, या असद उमर, ठीक है ना, ये मैं चंद लोगों की मेरे नजर में, हालांकि लोग कुछ सवालिया निशान उठाते हैं असद उमर के मुतालिक, मैं नहीं उठा सकता। मैं समझता हूँ कि वो बहुत मजबूत था, बट एनीवे। लेकिन ये बाकी जो ये जो फवाद स्प्रिंटर वगैरह जो हैं, उनको उनके मुतालिक क्या? फवाद स्प्रिंटर को तो हम टीवी में नौकरी दें, उसको एक सीरियल बनाएं उसके ऊपर कि कद्दू की दौड़, कोई एक ड्रामा होना चाहिए। उसमें इसको लीड कैरेक्टर देना चाहिए कि मैराथन उससे करवा, मैराथन कैसे? अच्छा, मैं ना ये बहुत, ये बड़ा अच्छा मौका है। मैंने आज बहुत सोचा, बड़ा ड्वेल किया ये अपने इस केस के ऊपर। तो मैंने कहा यार ये क्या है कि क्या चीज हमारी चुपती है फौज को, फौज के आर्मी चीफ को क्या चीज चुपती थी, बाजवा को क्या चीज चुपती थी। सर मैं ना थोड़ा सा, अगर आप मुझे टाइम दें, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि फौज के अंदर, जिस फौज में मैंने नौकरी की कप्तानी तक, मैंने 7 साल की थोड़ी सी चंद महीने कम की, तो हमारी उस वक्त क्या सोच थी अपनी फौज की तरफ। और हमारी जो यूनिट होती है ना, जो जिसको हम कहते हैं कि हमारा घर है, हमारी माँ है, वाकई
और वो तकरीबन हमारे घर से शायद उसका बड़ा ज्यादा बड़ा हाँ मकाम होता है हाँ हमारे दिलों ज्यादा में। होता जो हमारी यूनिट होती है, है रेजिमेंट होती है। हाँ मेरी सिर्फ यूनिट है बिल्कुल 15 पंजाब, ठीक है, 33 मोहम्मदी उसको कहते हैं, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, मुझे बड़ा अब हम्म चुभता है। मेरे वाले साहब ने कमांड की, मेरे चचा ने कमांड की, मैं थर्ड बंदा था जो उस यूनिट में जाना था। मैं जब पीएमए में था, मेरी बड़ी सीनियर पोजीशन थी, मैं अकेडमी सीनियर ऑफिसर था। मेरे ये बहुत सुनने वाली बात है कि ये जो हम्म फौजी सुन रहे हैं ना, जर्नैल खास तौर पर हम्म रिटायर्ड, ये उनको समझ आएगी, बिकॉज वो भी मेरे जमाने के फौजी। हम्म मेरे कंपनी कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल मरूम मुजफ्फर उस्मानी, बहुत ही जबरदस्त आदमी, जिनकी आपने एक तस्वीर देखी होगी गाड़ी में बेचारे, वो जा रहे थे अस्पताल, हार्ट अटैक, वो बिल्कुल धोले हाँ का, उन्होंने करप्शन नहीं किया, अल्लाह वाले, कैसे तहज्जुदी, कैसे लोग बहुत थे ओ जबरदस्त आदमी। उन्होंने मुझे कहा, हैदर मेहदी, तुमने 10FF ज्वाइन करनी है। 10FF उसकी यूनिट थी। अच्छा, 10FF बड़ी जबरदस्त यूनिट इसलिए कही, वो रेड पाइपिंग लगाते थे अंग्रेजों ने ना, वो कॉलर पे रेड, और आर्मर्ड इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री में पैदल चलते हैं, आर्मर्ड इन्फेंट्री होती है, उनके पास एपीसी होती है, आपको पैदल नहीं चलना पड़ता। तो आप जो है ना, तो वो बड़ी दुनिया जो अपने आप को सख्त फौज के कामों से घबराते थे कि यार रूट मार्च करनी पड़ेगी, 25-25, 30-30 मील, 40 मील, फलाना, पैदल चलते हैं फौजी। आर्मड इन्फेंट्री बहुत जबरदस्त एक अट्रैक्शन होती थी। तो मुझे उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं सर, मेरे वाले साहब मुझे कभी भी इजाजत नहीं दी। उनका नहीं, वो पीएमए के 2-3 हफ्ते रहते थे हमारी पासिंग आउट परेड को, हमने वो फॉर्म भरने के देते थे। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी सोच समझे, और ये हैदर मेहदी बदला क्यों। हाँ, हैदर मेहदी वो कहता ना, मैं बागी हुआ, जिस तरह मैं बागी क्यों हुआ, मैंने बगावत क्यों की इस फौज के सोच के खिलाफ। उन्होंने मुझे कहा, तुम 3 दिन छुट्टी लेके जाओ, पिंडी जाओ, वाले साहब से पूछो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। मैं छुट्टी किया, मैं घर भी नहीं गया, मैं दोस्तों के साथ रहा। बहुत उस जमाने में और भी बहुत शौक होते थे मौज मेरा घर के। मैं वापस आया, मैंने कहा सर, वालिद साहब ने कहा मैं तुम्हें आंख कर दूंगा अगर तुमने 15 पंजाब नहीं ज्वाइन की। आप सोचे कि हमारे दिल में वो क्या है, कुछ भी नहीं है, नोशन है हाँ कि जी फादर की यूनिट है, उसने कमांड हाँ की है, 15 पंजाब है, आर्मर्ड इन्फेंट्री छोड़ दी, हाँ 15 पंजाब में चला गया। अब मैं अब थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये हमारी सोच किस तरह। सर हमारी यूनिट में ना मैं बहुत हमारी यूनिट फॉरन चली गई, बलूचिस्तान। हम बलूचिस्तान गए, एक जगह थी चाकरतंगी, मैं वहां था, मैं लेफ्टिनेंट था, मुझे कंपनी की कमांड दी गई थी, अफसर कम थे। एक और अफसर था, वो भी लेफ्टिनेंट था, वो एक बड़े सीनियर जर्नैल का बड़ा भाई था, जर्नैल उसका छोटा भाई था। तो क्या होता था, 2 हफ्ते के लिए हम बाहर जाते थे, रूट मार्च करके, एक वाटर पॉइंट से दूसरे वाटर पॉइंट, वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन थी जिया के जमाने की, और फिर वापस आ जाते थे, और फिर दूसरी जाती थी। और 2 हफ्ते में बहुत थक जाती, मतलब हर रोज कोई 30, 40, 50 किलोमीटर चाहे ज्यादा चल चल के थके हारे आते थे। एक दफा जो मैं थका आ रहा है, वहां का जो ये कंपनी कमांडर मेरा साथी था, इसको किसी वजह से बटालियन हेडक्वार्टर जाना पड़े, और वो पैदल जाते। तो उधर एक और अफसर को भेजा हुआ था उसकी जगह। तो मैं जैसे ही पहुंचता था, सुबह को हम फर्स्ट फ्लाइट पे पहुंचते थे, मैं अपने साथी लेफ्टिनेंट को, मेरे से सीनियर थे वो, उनको ब्रीफिंग करता था कि सर ये ऐसे ऐसे, ये इलाका ठीक है, वहां पानी खत्म हो गया, अब आप इस जगह पे, बिकॉज हम वाटर पॉइंट टू वाटर पॉइंट जाते थे, वो छप्पड़ में ना जानवर होते थे, उनको निकाल के वो पानी पीते थे, कोई पेट खराब कभी नहीं हुआ। वहां उसको मैं जब वो गया, तो वो दूसरा अफसर था, वो अफसर जो है थोड़ा सा बहुत ही अजीब किस्म का था, वो फिर बाद में मेंटल हो गया था। उसको जो मैं जब गया ना, उसने पूरी कंपनी को फॉलन किया हुआ, उनको गालियां दे रहा हो, 200 तुम्हारी फलाना, मैं तुमको तुम चलो तो रूट बात। मैं बड़ा है, मैं खैर मैं उसको ब्रीफिंग की कि सर ऐसे ऐसे है, मेरे से सीनियर था। उसकी कंपनी का सूबेदार मेरे पास आया, फिर वो टेंट में मेरे बैकग्राउंड ने गर्म पानी रखा था, नानी मानी ऐसे मतलब लप लप रहे आते थे कीचड़ में। तो कहते सर सूबेदार साहब आए। मैंने कहा क्या? कहता सर वो उनके साथ बड़ा मुश्किल है सर, वो कंपनी नहीं जाएगी। मैंने कहा क्या हो गया? बताना ये चाह रहा था कि सर ये अफसर ठीक नहीं है। तो सर ये तो आप सीओ साहब को, सीओ को तो खैर मैंने एजुटेंट को फोन किया। एजुटेंट बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त अफसर थे, वो भी एक बड़े जर्नैल के बड़े भाई।
मैंने कहा, उन्होंने कहा पार्टनर फिर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर फिर इस तरह करते हैं कि एक दिन डिले कर देते हैं, मैं जरा थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। मैं अभी आया था तो मैं फिर इनके साथ चला जाता हूँ, उसको रास्ते भी नहीं पता। कहता नहीं पार्टनर डिले तो नहीं हो सकता, तुम्हें अभी जाना है। मैंने कहा सर खुदा खौफ करे, मेरे प्राण निकला हुआ है मेरा। कहते नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। नहाया धोया, जुराबे चेंज की, वर्दी चेंज की है, और बैठ के उसी वक्त मुश्किल से मेरा ख्याल है 45 मिनट घंटे का रेस्ट मुझे मिला होगा, और हम चले गए। क्यों? कोई बहादुरी वादरी नहीं, ये लॉयल्टी टू द प्रोफेशन, लॉयल्टी विद द लॉयल्टी टू द यूनिट, लॉयल्टी टू द कंट्री। ठीक है ना, चले। लॉयल टू द सर मैंने ना रिजाइन किया हुआ था। मैंने सर 4 दफा रिजाइन किया बाय द वे फौज में, 3 दफा रिजेक्ट हो गया, आखिरी दफा एक्सेप्ट हो, तीसरे अंडर रेजिग्नेशन था। उसके बावजूद मैंने कभी छुट्टी नहीं ली अपनी यूनिट से। ये मैं इन इन अफसरों को ये मैं सुना रहा हूं, उनको आपकी वजह से कि तो ये उस वक्त क्या समझे कि कल्चर होता था? हैदर मेहदी क्या था, और हैदर मेहदी और उस वक्त आम फौज का कल्चर क्या। सर मैंने कभी 1 महीने की छुट्टी नहीं ली, 4 साल नहीं ली, 76 77 78 79 में चूंकि मैं फौज छोड़ना चाह रहा था, मैंने कहा मैं इकोनॉमिक्स कर लेता हूँ, कोई जाके शायद नौकरी मिल जाए। प्राइवेटली मैंने इम्तिहान के लिए अप्लाई किया। उसकी तैयारी के लिए ना मैंने यूनिट से कहा कि यार मुझे 20-25 दिन की छुट्टी दे दो। सियालकोट में यूनिट थी, आ गई थी। मैं घर जाके मैं पहुंचा हूँ घर लाहौर, और तैयारी कर रहा हूँ, इम्तिहान मेरे होने वाले हैं, अपने इकोनॉमिक्स के इम्तिहान शुरू होते हैं। यूनिट से फोन आता है, हमारे उस वक्त एक्टिंग सीईओ थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कर्नल फजल मुईद सितारे जुर्रत थे। निशानी हैदर जो लास्ट नाइक महफूज की यूनिट हमारे जो मिला है, उस एक्शन अच्छा, में ये कंपनी कमांड कर रहे थे, इनको सितारे जुर्रत मिला था, महफूज शहीद को निशानी इस हैदर मिला। तरह तो वो पश्तो होते, ओए बेदी तुम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर वो पढ़ाई कर रहे। अच्छा छुट्टी मुट्टी है? मैं यार वो यूनिट में वापस आने। मैंने कहा सर क्यों? वो हमारे टेस्ट एक्सरसाइज हो रहे हैं। तो वो कलेक्टिव ट्रेनिंग होती थी, हम बाहर जाते थे टेस्ट एक्सरसाइज, तो हमारी टेस्ट एक्सरसाइज थी। इसका मतलब है दूसरे अंपायर आते थे, देखते थे यूनिट ठीक है कि नहीं। अब आप सोचें, वो बंदा जिसने 4 साल में छुट्टी नहीं ली, रिजाइन किया हुआ है, उसने कोई शौक नहीं उसको फौज में रहने का, अपने एमए के इम्तिहान के लिए तैयारी करने आया है। 4-5 दिन हुए थे मुझे आए हुए। तो आप गैस करें मैंने क्या फिर किया? चले मैं चले कहा गए। सर अभी आता हूँ। उसी वक्त क्या भाई को पकड़ा के देखा, गाड़ी पकड़ मुझे सियालकोट वापस छोड़ के करी। मैं सर हमारी जो एक ये हम कहते हैं ना हमारी सेकंड स्किन है, ये है वाकई, ये हमारी दूसरी चमड़ी है। आज तक मैं भी आपको बता रहा हूं ना, ये बयान कर रहा हूं, मेरे सामने मेरी वो पिक्चर मूव कर रही है, मेरे उस जो ऑब्वियसली रील चल रही है, बिकॉज मैं यूनिट का एजुटेंट था। उन्होंने कहा यार ये बंदा है संभालेगा, ये अंग्रेजी ठीक बोलता है कि, और बाकी सब के उन्होंने कहा यार इसको वापस बुलाओ। तो मैं फिर कमांड हेडक्वार्टर मेरा, मैं एजुटेंट था, सारा जो एक काम होता है सबको, जो फौजी सुन ठीक रहे हैं ठीक ना। इसरार भाई एक फौजी जब हम फायरिंग करते हैं ना, तो वो जो खोखा निकलता है ना, खोखा, उस खोखे को भी हमें ना गिन के वापस जमा कराने। अगर इस बंदे ने 5 फायर किए ना, 5 खोखे जमा कराएंगे। अगर नहीं है, सारी सारी रात वो कंपनी, वो ढूंढ प्लेटून, वो सेक्शन उधर खोखा ढूंढती है कि अगर खोखा ना मिले ना, वो सिपाही लाइन हाजिर आ रहा है, उसको कोर्ट मार्शल, पता नहीं कितनी सजा। सर लोगों की यूनिटों में एक राइफल गुम हो जाती थी ना। मेरा एक कोर्समेट है, सोर्ड ऑफ ऑनर है, वो ब्रिगेड कमांडर था, उसकी यूनिट के अंदर एक राइफल चोरी होगी, कोई कहते हैं जी वो इंडियन को आए चुरा के ले गए, उसको प्रमोशन रुक गई, श्योर शॉट मेजर जनरल, शायद लेफ्टिनेंट जनरल भी था, एक राइफल पे। सर डिसिप्लिन था ना, डिसिप्लिन था। सर मैं इधर, जब आपका आर्मी चीफ की पब्लिकली ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बताती है कि इसने 12 अरब की चोरी की, जो कि ऑफिशियल हमें पता है, कमर जावेद बाजवा ने 12 अरब की चोरी की। हम एक खोखा नहीं चोरी क्या मिस नहीं होने देते थे। हम अपनी जात को दूर रख के, एक वो फौजी जो रिजाइन किया हुआ है, फौज में रहना नहीं चाहता, वो अपना फ्यूचर को दाव पे लगा के हमें इकोनॉमिक्स के इम्तिहान की तैयारी को छोड़ के वापस जाता है यूनिट में कि यार यूनिट ने मुझे बुलाया है करने के लिए। इतना हमारा प्यार, मोहब्बत, लगाओ, हमारी मां थी हमारी यूनिट, और रखती भी मां की तरह थी। और इतना हमें मतलब कि हम कभी सोच भी नहीं सकते।
सर ये 1971 की जब जंग हुई है ना, ये 1971 की जंग में पीएमए में 9 अफसर थे जिन्होंने कहा कि जी हम जो है ना यहां नहीं रहेंगे, हम अपनी यूनिटों में जाएंगे, हम जंग लड़ेंगे। और उन्होंने कहा अगर आप हमें नहीं छोड़ेंगे हम बगैर इजाजत के हम चले जाएंगे। ये अपनी यूनिट कहते हैं, हम अपनी यूनिट के सामने हम उनकी फेस नहीं कर सकेंगे कि जब जंग थी तो तुसी बैठे सो पीएमए तुसी तकरीरां करते सो है ये यूनिट में। सर नादिर परवेज और तारिक परवेज जो दो भाई है ना, इनकी यूनिट ईस्ट पाकिस्तान में पोस्ट हुई हुई थी। इन्होंने अपनी पोस्टिंग इन्होंने अपनी कहा कि जी हमें वहां भेजें, मतलब जर्नैल लोग थे अपने बेटों को वहां से निकाल के यहां लाते थे, तब भी क्या चाहिए। ये अफसर थे कि नहीं जी हमने ईस्ट पाकिस्तान में जाना है जंग करने के लिए। अब आप मुझे बताएं इसरार भाई, जब मैं इन फौजियों से पूछता हूं, ये सारे जो सामने बैठे, मुझे आप लोग जवाब दें, एक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जिसने 12 अरब रुपया का पैसा बनाया है, आप मेरे से आंखों में डाल के ये मुझे कह सकते हैं कि ये हलाल का पैसा था? और आप लोग सारे चुप रहे। और मैं जब बोला तो आपने मुझे कहा कि तू गद्दार है। आपने एक चोर की सपोर्ट की, एक आर्मी चीफ जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया, आपने उसकी सपोर्ट की। मैं फौजी मिसाल इनको दे रहा हूं सर, मैं कोई सियासी मिसाल नहीं दे रहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन कराया, इन चोर डाकू लुटेरों को ला के बिठा दिया, वो आप सियासी मंजरनामे में ले जाके आप एक व्यू दे सकते हैं। मैं सिर्फ फौजी बात कर रहा हूं। एक खोखा नहीं हम चोरी कर सकते थे, एक खोखा मिसिंग नहीं हो सकता था, एक राइफल अगर आपकी मिसिंग हो जाती थी, ब्रिगेड जो ब्रिगेड कमांडर प्रमोशन नहीं हो जाती, एडवर्स पे चला, लोग घर चले जाते थे। इतनी सख्त फौज का डिसिप्लिन था, इतना। सर हम गाड़ी के अंदर टोपी के बगैर नहीं बैठ सकते थे, टोपी पहन के बैठने पड़ते, टोपी उतारा सेकंड सीटर आप टोपी, आपको चलान हो जाता था, एमपी रोक लेती थी, टोपी क्यों नहीं पहनी। ये है सर फौज। ये मैं इस फौज की बात कर रहा हूं। ये जिसके मैं जिस फौज की मैं बात कर रहा हूं ना सर, उसमें 1500 रुपए 950 रुपए तनख्वाह थी। जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बना सर, मेरी 450 रुपए, फुल लेफ्टिनेंट बना 650 रुपए, शुरू में फिर जाके को 900, कप्तानी में जब मैंने छोड़ी 1550 रुपए तनख्वाह। आधे महीने में तनख्वाह खत्म हो जाती थी, कैंटीन से चिट्ठी लिखवाते थे कि यार वो आधा पैसा दे। तो मैं इन लोगों से पूछता हूं कि इन लोगों ने इस आदमी के सपोर्ट में, कमर जावेद बाजवा ने, और वो कहता है जी मैं फोरेंसिक कराऊंगा, ये गलत है। साल तो गुजर गया है जो सारी आई है इसकी इनकम टैक्स की डिटेल। इस आदमी को तो कोर्ट मार्शल करना चाहिए था, इसको तो सामने इसकी समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, इसके कोर्ट मार्शल, इसको रिड्यूस टू रैंक्स होना चाहिए था, इसके सारे एजाज ले लिए जाए, इसकी सारी जायदाद जब्त होनी चाहिए थी। क्यों नहीं की? ये सारे जो जर्नैल हैं, मैं इनके फर्स्ट नेम लेता हूं, कोई फारूक है, कोई शकील है, कोई इतार है, कोई न्याज है, कोई गुल है, कोई वहीद है, कोई कौन है, ओ जी हैदर मेहदी हैदर। ओए तुम लोग बात सुनो जर्नैलो, तुम इस आर्मी चीफ को सपोर्ट करते हो जिसने 12 अरब की ऑफिशियल, हमें पता है, पता नहीं और इसने कितनी है। मैं सर इसलिए तब्दील हुआ हूं, मेरे खून ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया, मेरे दिल ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया, मेरी रूह ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया कि ये हमारी मां जो है सर, इसके ऊपर अल्लाह माफ करे मैं गलती थे, इसकी मां, हमारी मां पर बाजवे ने पेशाब किया। ये वो हमारी मां है। हम वो नहीं है कि हम अपनी मां, बहनों, बेटियों के घरों में घुस के उनकी हम बेइज्जती करें, बेहुरमती करें, उनकी इज्जत ही लुटवाएं। ये वो फौज मैंने नहीं, ये मेरी फौज नहीं थी। मेरी फौज कोई और फौज, मेरी फौज वो फौज थी कि जिसके अंदर सर मैं चक्र तंगी में था, एक अफसर को बाहर जाना पड़ा, किसी वजह से उसकी इमरजेंसी हो गई, रात के 2-2:30 बजे का वक्त है, मैसेज आया कि यार उस बंदे का सामान खच्चरों पे लोड कराया, उसके साथ चल के मैं गया कुछ 4-5-6 घंटे अंधेरी रात में खच्चरों पे, उसका वो जो भी उसका बक्सा था उसको बटालियन हेडक्वार्टर छोड़ के आए, सुबह पहुंचे। और ये भी इन्होंने कहा, वो सुबह पहुंचे 2 अंडे फ्राई, उसने कहा यार अंडे फ्राई, मैस वाले ने कहा, बिकॉज छोटा सा मैस था, जरा अच्छा था, पंखा भी चलता था चचू पट करके, और 2 फ्राई अंडे खाए
जूते पा के खच्चर लेके ते वापस चक्कर तकी। तो ये फौज है, ये हम ये 1500 रुपए वाली तनख्वाह वाली फौज है। ये कोई हमारे पास कोई प्लॉट नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई हमारे दिल में दिमाग में कोई हमारा कहीं किसी के ये हमने ये करना है, वो सिंपल फौजी यार जा चले जाओ जी, जा इधर चले जाओ Very साहब। सच साहब, मैंने इसके खिलाफ गद्दारी की है। इस फौज की ये तब्दीली, इस फौज की करप्शन, इस आर्मी चीफ ने 12 अरब रुपए की करप्शन को देख के मैं खून खौल गया। मैंने कहा सवाल नहीं पैदा होता, मैं इसके साथ वो बाकी जो मैं बातें करता हूं वो मेरा तारीखी एक जायजा है मेरा। तो साहब मुझे ना, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा, आई एम ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि चूंकि मेरे पर एक बहुत बड़ी तोहमत लगाई गई है ना, सेडिशन, म्यूटिनी, इंसाइटिंग टू म्यूटिनी। सर, बाजवे ने जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया, ये मैं इन सारे जर्नलों को इनकी आंखों में डाल के मैं इनसे पूछ रहा हूं, मेरी बात सुने सारे जर्नल। आप नवाज शरीफ और जरदारी और फजल रहमान और शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन कहते हैं? अगर आप कहते हैं फिर मेरा आपसे इस बहस आगे बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं वो चोर उचक्के डकैत लुटेरे थे, जो आप सब कहते हैं, मुझे आपने जाती तौर पर आप लोगों ने कहा, एक जर्नल है उसकी माँ जो है इनकी पीएमएलएन की सीट की एमएनए, बहुत ऊंची पोस्ट पे रहा है, जो लोगों को कहता फिरता था कि ये पाकिस्तान की आवाम जो इस काबिल नहीं है कि इनको दी जाए। अभी निजी एक महफिल में उस अपने आप को बड़ा ऑनेस्ट जनरल समझता है। अब ऑनेस्ट क्या है, 6, 10, 12 प्लॉट है। मैं इनसे पूछता हूं, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन लोगों को ला के रखा, तो अगर तो इनकी पॉलिटिकल मिस जजमेंट थी ना बाजवे की कि यार इमरान को निकालो, ये हालात बड़े खराब हैं, महंगाई बहुत हो गई है, अनपॉपुलर है, तो इसको निकाल के ऐसी हुकूमत लेके आओ जो इकोनॉमी को संभाल ले, और वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है मिस कैलकुलेशन थी। ठीक है ना जी, असेसमेंट गलत थी, तो वॉक बैक कर सकते थे ना। बाजवा कुड है वॉक बैक, अप्रैल था, नवंबर में गया है, बाजवे के पास बहुत टाइम था, क्यों नहीं वॉक बैक किया? क्यों नहीं उसने अपनी गलती को कन्वर्ट किया इनटू एन अपॉर्चुनिटी कि यार किसी तरह इलेक्शन करवाओ और लेट हुएवर विन्स आ जाए करे। मैं आपको ये मैं असेसमेंट दे रहा हूं, ये मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, मेरे सीनियर है, मेरे मेंटर भी हैं, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता हूं, कि उनकी भी असेसमेंट है। वो कहते हैं हैदर मेहदी, मैं और हम डिस्कस करते हैं, उन्होंने कहा यार मुझे यकीन है 3 चीजें हुई हैं। हमारे न्यूक्लियर कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और बाजवे ने बयाना ले चुका है। ठीक है जी, हमें चाइना के साथ इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी है कि हमें थोड़ा टाइम दो, हम चाइना से अपने आप को डीलिंक कर लेंगे, हम आपके कैंप नहीं होंगे। और तीसरी चीज जो कि सबसे खतरनाक है वो है कि जी बलूचिस्तान को कोई सेमी ऑटोनोमस कुर्दिस्तान टाइप ये रीजन बनाएंगे कि उसके जितनी मदनियात हैं, जितनी उसकी मिनरल्स हैं, वो जो है अमेरिका एक्सप्लॉइट करे। बिकॉज आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं वो मिनरल्स के, वो सऊदी अरेबिया को दिया गया। वो सऊदी अरेबिया की कौन सी कंपनी आके काम करेगी? वो तो देगी अमेरिकनों को या कहीं और। वो अपने नहीं कर सकते तो उन्होंने क्या करना? वो अपने नहीं कर सकते, ठीक है ना सर। तो ये मैं तो अगर ये लोगों को नजर नहीं आता, ये मुझे इसलिए कि मैं सख्त बात करता हूं, मैं वो बात करता हूं जो इनको ये खुद शर्मिंदा होते हैं। बात इनसे मुझे पूछे, मैंने कोई एक गलत बात की है इसमें जो मैंने आपको बताया कि फौज के अंदर ये हमारी पहचान थी कि हमारी यूनिट कहीं बेइज्जती ना करा दे, कोई हमारा सिपाही यूनिट की बेइज्जती ना करा दे, कोई अफसर यूनिट की। कोर्स में जाते थे, सबसे पहली चीज कमांडिंग अफसर कहता था, मेहदी प्लीज डू नॉट ब्रिंग डिसग्रेस टू द यूनिट, या यूनिट का नाम ऊंचा रखना, खुदा की कसम यूनिट का नाम, बस यूनिट के लिए जान दे दी ना। यार यूनिट वाले क्या कहेंगे यार सर हमारे। अच्छा, मैंने ना अपने कल परसों एक वीलॉग में बात की थी कि फौज का तशख्खुस चेंज हुआ इसलिए कि एक लोअर सेगमेंट से लोग आए, तो लोगों ने उसको गलत समझा कि मैं कोई एलिटिज्म की बात, मैं ये नहीं कह, मैं इक़दार की बात कर रहा।
एक मेरी यूनिट के अंदर अपने इतने जबरदस्त एनसीओ जेसीओ थे जिनके बच्चे फौज में आए, ब्रिगेडियर बने, जर्नैल बने, बड़े अच्छे अच्छे इक़्तिदार के लोग थे। मतलब बहुत बहुत अफसर है जो सीनियर, बिकॉज गरीब जरूर थे लेकिन बेगैरत नहीं थे, बेगैरत नहीं थे। जिन लोगों के खानदानों में बेगैरती थी ना सर, जिनकी परवरिश बेशर्मी, बेगैरती, इक़्तिदार की, हराम का पैसा, बाप को देखा दूध में पानी मिलाते हुए, दर्जी को देखा पैसा कपड़ा गायब करते हुए, बाप दुकानदार को देखा साथ बैठा हुआ है बच्चा 5वीं 6वीं जमात का, के बाप जो है 2 नंबर माल बेच रहा है, प्लम्बर जो है उसका बाप इलेक्ट्रिशियन है, देख रहा है कि जाके घर गया तो उधर से वो हार पड़ा था उठा के जेब में लिया है। ये मैं उन लोगों की बात करूं जिनकी इक़्तिदार, और ऐसे भी लोग हैं सर। वो एक मुझे पुलिस वाला मिला जब मैं मार्शल आर्ट ड्यूटीज में था, बेचारी की वर्दी पटमता ना वो धोल के ना वो फेड हो गई थी। तो वो दो फीतियों वाला था, मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा, सब इंस्पेक्टर था। मैं क्या सब इंस्पेक्टर साहब कोई, कहता है सर घर में खाने के लिए पैसा नहीं, आप कहते हैं वर्दी, अमेजिंग करें। हाँ बेचारे की पैर में चप्पल, मतलब इस, तो सर मैं कहता हूँ हम ब्लैंकेट पे, मैं इक़्तिदार की बात करता हूँ। हमने जो सबसे बड़ी इस फौज के अंदर जो हमने तबाही और बर्बादी देखी है ना सर, वो हमने देखी है कि ये जो कल्चर था हमारा कहां से कहां पहुंच गया, देखिए ना सर। तो मैं तो इनसे ये सवाल पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि तुम इसका जवाब ये देना, ये मुझे जनरल देना जवाब, ये जनरल फारूक मुझे जवाब दे, जनरल शकील जवाब दे, मुझे इतार जवाब दे, मुझे गुल जवाब दे, मुझे न्याज जवाब दे, मुझे फिरजौक जवाब दे। ये सारे बड़े जो है ना उन्होंने मेरे से राब्ते करने छोड़ दिए, इन्हें मुझे जवाब दें। ये अपने आप को बड़े शरीफ समझते हैं, हम बड़े पाक दाम हैं, हम दूध में धुले हुए हैं, हमने करप्शन नहीं की है। तो मुझे बताओ जो आर्मी चीफ 12 अरब रुपया तुम्हारा खा गया, मुल्क का पैसा तुम लोगों ने चू नहीं की, और तुमने उस आदमी के ऊपर जिसने पॉइंट आउट किया, जिसने कहा ये रिजीम चेंज ऑपरेशन इसने किया, इसने मुल्क को बेचा है, इसने अमेरिका के साथ सौदा किया है, इसने तुम्हारे न्यूक्लियर कॉम्प्रोमाइज, ये गद्दार है। मैंने सबसे पहले उसको 2 अप्रैल को गद्दार कहा था, और मैं आज भी कहता हूं, और मैं आसिम मुनीर को भी गद्दार कहता हूं कि ये आदमी 29 नवंबर से लेकर आज तक इन डाकू, चोर, लुटेरों को ताकत फराहम कर रहा है, और इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं इसको गद्दार नहीं कहूं तो और क्या कहूंगा। मैं फौजी सारे सिपाहियों को, लांसनायकों को, इनसे पूछे जो यूनिटों में पुरानी जो यूनिटें, जो गंदी नई ने मुमकिन नहीं मुझे पता, पुरानी यूनिटें कितना हम इज्जत करते थे कि यार मैं इस यूनिट का हूं, मेरी 15 पंजाब है जी, ओ बड़ी जबरदस्त यूनिट है यार, क्या बात है, क्या बात सर। ये हमें नई फौज बनानी है सर। ये फौज ये सारी ये गंद हो गया सर। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह आपके साथ भी मामला ठीक होंगे, और ये जो केसेस वगैरह हो रहे हैं ये भी इंशाल्लाह वापस होंगे, और आप सुरखरू होंगे, और ये सब लोग, ये जो हमें गद्दारी उसके सर्टिफिकेट बांटने का एक शौक चढ़ा हुआ है, ये भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा। और आपसे उम्मीद है कि अब आप ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचेंगे, परेशान नहीं होंगे। मैं इस पर नहीं सोच रहा, मैं बड़ा सोचा कि मैं लोगों को बताऊं कि हैदर जो है ना, हैदर ने बगावत क्यों की, इस सोच के खिलाफ जो उसने देखी फौज में आते हुए, और खुदा की कसम होगी नहीं, मैं तो बड़ा मस्त। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, आप सबकी खैर करे। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेश रहो, तू दानी हिसाब कमो बेच रहो। मुझे इसरा किसाना को हैदर मेहदी साहब के साथ इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।